हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। देखिए, इस सेक्शन के अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड इन जनवरी 2023। देखिए, जनवरी चल रहा है, 2023 का न्यू ईयर आ चुका है हमारा। तो इस दौरान अभी मिड चल रहा है, लगभग आपका जनवरी का मिड मंथ चल रहा है आपका। तो इस दौरान भी आपके कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस में जो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस है, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। बट जो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं रिपीटेडली, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा एक प्रीवियस पार्ट भी था कि क्वेश्चंस आस्क इन 2022। तो अभी हम न्यू ईयर ही हमारा शुरू हुआ है, साल शुरू ही हुआ है। तो इस साल के शुरू में ही हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो जन मंथ वाइज हम कवर करेंगे। तो मंथ में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आंसर कीज तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही हूँ, बट हम इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली बात करेंगे उनके एक्सप्लेनेशन की, वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों हैं, उसके डिटेल एनालिसिस, कुछ और चीज़ें उसके साथ फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट 1 फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज का, उसके तहत कौन स्पेसिफाई करेगा विलेज को। ठीक है, विलेज है ये भाई, मतलब विलेज का नाम करने वाला जो स्पेसिफिकेशन है बेसिकली ये कौन करेंगे, तो ये करेंगे यहाँ पर गवर्नर। तो दैट इज बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विल बी द ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए 73rd अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये कब होता है, ये होता है 1992 के तहत। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर विलेज पंचायत या ग्राम सभा, ठीक है, तो इसके बारे में कहाँ पर मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 किसका हिस्सा है, आर्टिकल 40 है आपका डीपीएसपी का हिस्सा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है ये। और इस आर्टिकल के तहत लिखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल 40 में लिखा गया है। अब देखिए ये 1992 में होता है, बट इनेक्ट कब होता है, ये इनेक्ट होता है 1993 में बनता। अमेंडमेंट तो ये होता है, अमेंडमेंट होने के बाद जब वो फाइनली एक रूप लेकर आगे प्रोसेस में जाता है तो वो होता है इस डेट में। अब इस डेट में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, पंचायती राज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो पंचायती राज दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं, या कह लीजिए नेशनल पंचायती राज डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और बात करें यहाँ पर हम, तो भारत के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है वो बेसिकली 3 टियर सिस्टम है, या 3 लेवल सिस्टम कह सकते हैं आप इसे। जैसे कि आप यहाँ पर बात करें तो सबसे ऊपर आपका रहता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद आपको देखने को मिलती है, परिषद। सेकेंड लेवल पर आपको ब्लॉक समिति देखने को मिलेगी, ब्लॉक समिति। ठीक है, और थर्ड लेवल जो आपका नीचे लेवल है, रूट ग्रास रूट लेवल आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी दी ग्राम सभा, ग्राम सभा, या फिर आप कह लीजिए इसे ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ये 3 लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके संबंधित बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, थंगवोंग कमेटी। तो इस तरीके से बहुत सारी कमिटीज़ जो है वो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट विल बी द गवर्नर। अब गवर्नर के बारे में एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि देखिए जब गवर्नर की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर को रिमूव करने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं मेंशन्ड है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, उनको रिमूव करने का, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में संविधान में मेंशन किया गया है कि किस किस तरीके से, किन किन ग्राउंड्स पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। बट गवर्नर के बारे में ऐसा कोई भी विशेष विवरण जो है हमें संविधान के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नर जो है वो अपने पद पर रहता है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और जब चाहे वो उन्हें हटा सकते हैं या उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूवल के बारे में गवर्नर की ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स
टू द सिटीजन। इनमें से कौन सा जो ऐसा बेनिफिट है जो ई कॉमर्स के संबंधित है, जो जिससे नॉट बेनिफिट बेनिफिट नहीं है ई कॉमर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ई कॉमर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सर्विस स्विफ्टली एंड डायरेक्टली रीच टू द डोर स्टेप। देखिए ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस जब से शुरू हुआ है, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं हमें, तो जो सुविधाएं हैं वो लोगों के घर तक पहुंच रही हैं, दरवाजे तक डायरेक्टली पहुंच रही हैं। तो दिस वाज द सर्विस रिलेटेड विद द ई गवर्नेंस। यू कैन एक्सेस अ होस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस राइट फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट लीड्स टू द कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिवनेस, ये भी सही है आपकी। ये मेक्स गवर्नमेंट एंड सिटीजन डिपेंड ऑन आईटी कंपनीज, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नॉट बेनिफिट पूछा गया था, नॉट बेनिफिट, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नॉट बेनिफिट पूछा तो हमें आंसर मिल गया। अब देखिए ई गवर्नेंस से क्या बेनिफिट क्या है, देखिए इससे क्या बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर लेस करप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेस करप्शन, मतलब जो एक काम करने के लिए आपको एक टाइम बाउंडेशन लगती थी, बहुत टाइम लगता था, तो टाइम भी रिड्यूस हो गया, करप्शन भी रिड्यूस हो गई। और यहाँ पर जो कन्वीनियंस है वो देखने को मिलता है, किसको, सिटीजन्स को एक सुविधा मिलती है, और साथ में जो बिजनेसमैन है मतलब उनको भी सुविधा मिलती है। बिजनेसमैन मतलब जैसे कोई भी अपनी कोई फैक्ट्री डाल रहा है या कोई शॉप ओपन कर रहा है, तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं तो वो भी उसको कन्वीनियंटली कंप्लीट फुलफिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोर एफिशिएंसी देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, मोर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और होती है कि ई गवर्नेंस के थ्रू ना इंटरेक्शन में देखने को मिलता है, किसके बीच में, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, किसके किसके बीच में, ये देखने को मिलेगा गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो आपकी अर्बन बॉडीज में आती हैं, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती हैं, जैसे पंचायती राज हो गया या म्यूनसिपैलिटीज हो गया, तो इनके बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, इनके बीच का भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो ये चार टाइप के इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं थ्रू द ई गवर्नेंस सिस्टम, ओके। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डेवलपिंग चाहबार पोर्ट इन ईरान। देखिए ईरान के अंदर भारत जो है वो चाहबार पोर्ट बना रहा है, मतलब उसको डेवलप करने में भारत अपना योगदान दे रहा है, जो कि ईरान के अंदर है। अब देखिए चाहबार पोर्ट जो है ये आपका साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर देखने को मिलेगा, स्पेशली हम बात करें यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर आपको ये पोर्ट देखने को मिलता है, और जिसको ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीके के शिपमेंट व्हील के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो इसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ पूछा गया है यहाँ पर कि उसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्ट को भारत इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए देखिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बेस्ट पॉसिबल पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है कि डेवलप एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन मार्केट। इससे क्या है, भारत का सेंट्रल एशियन जो मार्केट है, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस बन जाएगा। भाई भारत बना रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना वहाँ के मार्केट के अंदर। रोड एक्सेस मिलेगा 4 डिफरेंट कंट्रीज के लिए, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। कट डाउन गुड कॉस्ट, देखिए जो गुड्स की कॉस्ट है और टाइम है फॉर इंडिया वो क्या बचेगा यहाँ पर, तो मतलब जो समय और जो पैसा लग रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपके बन रहे हैं, मतलब BCD इज द करेक्ट आंसर बन रहे हैं। अब देखिए प्रोवाइड इजी ट्रेड विद एक्सेस टू अरब कंट्रीज, दिस वाज सुटेबल है बट नॉट टू मच सुटेबल रहेगा यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, BCD इज द करेक्ट आंसर। Which of the following have agreed to re-establish homeland security dialogue? अब देखिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग्स की जब हम बात करते हैं तो ये पहली बार जब शुरू हुए थे, इट वाज हेल्ड इन फर्स्ट टाइम इन 2011 के अंदर, मई 2011 के अंदर ये होते हैं।
इंडिया एंड यूएसए के बीच में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और यूएसए के बीच में। अब ये साइन होता है फॉर द बेसिकली जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, ये शुरू किया जाता है काउंटर करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए बेसिकली होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो दिस करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये शुरू तो हुआ था, बट इसे क्या किया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे यूएस के राष्ट्रपति, तो उन्होंने इस जो डायलॉग है, ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, इसको क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था, इसको स्टॉप कर दिया था। बट वापस से जब ये जो आपके बाइडन है प्रेसिडेंट बने, तो वापस से उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। और इन्होंने कब शुरू किया, ये शुरू हुआ था, रीस्टार्ट हुआ है 2021 के अंदर। ठीक है, तो ये ईयर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर 6 ग्रुप ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर, जैसे फाइनेंस के बारे में बात करी गई है, साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुई है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी देखने को मिलता है यहाँ पर, कैपेसिटी बिल्डिंग को भी देखने को मिली है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द बिम्स्टिक सेक्रेटेरिएट लोकेटेड। देखिए बिम्स्टिक सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बिम्स्टिक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बिम्स्टिक की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द, देखिए इसकी बात करें हम यहाँ पर बिम्स्टिक की, तो देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने लिखा नहीं ना, ऐसे रिपीट कर देता हूँ फिर से। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये होता है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म। तो समटाइम्स मे बी आस्क दैट फुल फॉर्म क्या होगा इसका। और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो मेंबर कंट्रीज़ में आपका नाम आता है, एक तो बांग्लादेश है, देन भूटान, इंडिया है यहाँ पर, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ आपकी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। तो इसकी सेक्रेटरीट जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है, दैट इज़ इन द ढाका, बांग्लादेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढाका बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर लोकेटेड है। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना, तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए बांग्लादेश आया है तो मेरे को बांग्लादेश से एक चीज़ और याद आ जाती है रिवर्स के बारे में। तो देखिए जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब आपकी देखिए गंगा रिवर की जब हम स्पेशली बात करें, गंगा रिवर जब बांग्लादेश, देखिए आपकी वेस्ट बंगाल से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी बांग्लादेश चली जाती है, एक आपकी कोलकाता से फिर वे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जब ये रिवर आपकी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम होता है जमुना, जमुना। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, जमुना इज द नेम व्हेन द गंगा एंटर्स इन द बांग्लादेश। Which of the following country emerged as the top trading partner of India in 2022? तो 2022 में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है यहाँ पर भारत के साथ, तो वो है आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द टॉप ट्रेडिंग कंट्री विद इंडिया। अब यहाँ पर बात करें यूएसए की, तो यूएसए के अंदर यूएसए की जो कैपिटल है दैट इज द वॉशिंगटन डीसी। आप सभी को पता होगा वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ पर जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर, डॉलर इज द करेंसी। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल है दैट इज अबू धाबी, अबू धाबी इज द कैपिटल। और यहाँ पर जो करेंसी है दैट इज द दिरहम, दिरहम इज द कैपिटल। चाइना की बात करते हैं तो बीजिंग इज द कैपिटल, यहाँ पे राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका करेंसी है वो क्या है, युआन है, युआन इज द करेंसी। अब देखिए यहाँ पर एक जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल क्या है, दैट इज द हंगरी, हंगरी इज द कैपिटल, और यूरो इज द करेंसी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हो गई करंट कंट्री कैपिटल एंड द करेंसी के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टॉप ट्रेडिंग कंपनी सॉरी देश जो है वो तो है यूएसए, बट यूएसए के बाद कौन है, यूएसए के बाद है यूएई।
सेकंड नंबर पर आता है यूएई, एंड आफ्टर दैट चाइना, देन हमारा पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश, देन है यूके, देन आप बात करते हैं सऊदी अरब का, सऊदी अरब, देन हांगकांग। तो दीज आर द ट्रेडिंग पार्टनर्स इन अकॉर्डिंग विद द असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको हो सकता है अगर जो कभी पूछा जाए तो अरेंज कर सकते हैं, मतलब यूएसए, यूएई, देन चाइना, बांग्लादेश, यूके, सऊदी एंड हांगकांग। These are the enough for creating the ascending or descending order of this particular topics। ठीक है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022। Which country is hosting the Asia Pacific एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसको होस्ट किया है बेसिकली 2022 के अंदर। ये जो असेंबली हुई थी ये कब हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन द 20th एंड 30th ऑफ नवंबर, 20 से 30 नवंबर के बीच में आपको ये देखने को मिलती है। और जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन जनरल असेंबली है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको सॉरी नहीं, हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर की बात नहीं करते हम यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। और इसके साथ में बात करें तो ये जो एडिशन था, दिस वाज द एडिशन ऑफ 5th एडिशन, 59th एडिशन, नॉट 59th एडिशन था ये आपका इस बार का। और इस बार की जो थीम थी, थीम भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछी जाए किसी एग्जाम के अंदर। तो थीम थी सर्विंग द पीपल, serving the people and media role, that is media role in times of crisis। ठीक है, times of crisis, serving the people, media role in times of crisis। तो ये क्या है आपका, this is the theme of this एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022 की थीम थी ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इस असेंबली के अंदर लगभग 300 डेलीगेट्स थे, और वो डेलीगेट्स कहाँ से थे? 40 कंट्रीज से, 40 डिफरेंट कंट्रीज से ये डेलीगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस आपका बात करती है स्पोर्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इन सभी के कंट्रीब्यूशन, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और क्या करेंसी यहाँ पर क्या है? टका। ठीक है, बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल है क्या है? ब्रसल्स। ठीक है, ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, और यहाँ पर जो करेंसी है दैट इज द यूरो इज द करेंसी। इंडिया के बारे में जानते हैं, न्यू दिल्ली कैपिटल है, दैट इज द रुपी इज द करेंसी। ब्राजील की जब हम बात करते हैं तो दैट इज द ब्रासीलिया, ब्रासीलिया इज द यहाँ पर आपका देखने को मिलता है, सॉरी कैपिटल इज द ब्रासीलिया, ब्राजील की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एडवर्ड एम कैनेडी was given Friends of Liberation War honored by which nation? तो एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ये सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा? विद द ये बांग्लादेश के द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, बाय बेसिकली बांग्लादेश में सम्मान किसने दिया है? ये दिया है शेख हसीना ने। और शेख हसीना कौन है? शेख हसीना है यहाँ पर यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, एंड म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो कैपिटल है दैट इज द म्यांमार क्वेत। ठीक है, इज द कैपिटल। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल कैपिटल है। अफगानी यहाँ पर जो करेंसी है उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैक एशिया कप 2022 इसको विल बी होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? ट्रैक एशिया कप जो है इसको किसने होस्ट किया है? सो दिस वाज होस्टेड बाय द केरला। ठीक है, केरला ने इसको होस्ट किया है। और ये बेसिकली कप जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है। साइकिलिंग कंपटीशन है एक तरीके का ये। ठीक है, साइकिलिंग कंपटीशन है जो कि ट्रैक एशिया कप 2022 है। ठीक है, इसको होस्ट किया है केरला के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर हम बात करें, ये आपका पहली बार, मतलब ये जो साइकिलिंग रेस है ये फर्स्ट टाइम जो है वो दिल्ली से बाहर आयोजित की गई है। दिल्ली से बाहर आपको ये आयोजित की गई है
पहली बार, जिसके अंदर 200 साइकिलिस्ट जो है 200 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 25 एशियन कंट्री 25 डिफरेंट एशियन कंट्रीज से आए थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इस साइकिलिंग को अब 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे वहाँ पर भी इसको एज अ स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है, उनकी डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और केरला की बात करें तो यहाँ पर पेरियार रिवर फ्लो करती है, पेरियार नेशनल पार्क है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उड़ीसा में है आपका महानदी रिवर है, महानदी पे हीराकुंड डैम है आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 41st इंटरनेशनल बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए 41st इंटरनेशनल बुक फेयर आपका जो आयोजित हुआ है वो हुआ है यूएई के अंदर। यूएई के अंदर एक जगह है जिसे कहते हैं शारजाह। शारजाह, ठीक है, शारजाह में ये बेसिकली आयोजित हुआ है और इसको इनॉग्रेट किया था वहाँ के जो प्रिंस हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी। ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिकली इनॉग्रेट किया था ये 41st इंटरनेशनल बुक फेयर को शारजाह के अंदर, जो कि यूएई का हिस्सा है, यूएई के अंदर है। यहाँ पर अब एक चीज़ आती है कि थीम के बारे में पूछा जा सकता है, तो थीम के बारे में हम यहाँ बात करें तो दैट इज द थीम है यहाँ पर स्प्रेड द वर्ल्ड। स्प्रेड द वर्ल्ड, स्प्रेड द वर्ल्ड इज द थीम फॉर दिस इंटरनेशनल बुक फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो कतर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कतर की जो कैपिटल है, ठीक है, तो कतरी सॉरी यहाँ पर दोहा इज द कैपिटल, दोहा यहाँ पर कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है आपकी, कतरी रियाल है। कतरी रियाल, कतरी रियाल इज द करेंसी। इराक की बात करें तो इराक में बगदाद जो है यहाँ पर क्या है, बगदाद इज द कैपिटल इराक का है और इराकी दिनार जो है यहाँ पर इसकी करेंसी है। ठीक है, एंड यहाँ पर ईरान है, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान, और तेहरान की कैपिटल क्या है, रियाल है, सॉरी करेंसी है रियाल, नॉट कैपिटल, करेंसी है रियाल और कैपिटल क्या है, तेहरान। ठीक है, तेहरान। सो दीज आर रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कैपिटल करेंसी, इससे कई बार ना मैच ऑफ द फॉलोइंग कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगी चीज़ें, बट समझाओ रिवीजन हो जाएगी, वेल एंड गुड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 का ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पर, बेसिकली ये 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में रायपुर में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था इस फेस्टिवल को, दिस वाज ऑर्गेनाइज बाय द टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। ये इस बार का 3rd एडिशन था, दिस वाज द 3rd एडिशन विच इज हेल्ड ड्यूरिंग द 1st and 3rd नवंबर इन द रायपुर। ठीक है, और जो बेसिकली ट्राइबल डांस है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका नाम है राउत नाचे। ठीक है, तो ये एक नाम है बेसिकली यहाँ पर ट्राइबल डांस है, और इसके अंदर जो है लगभग 1500 डांसर्स जो थे, 1500 डांसर्स ने इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडिया से तो थे ही, बट साथ में जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ से भी आए थे, जैसे कि मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो एंड दैट इज द इंडोनेशिया, मालदीव्स, सर्बिया एंड आपका न्यूजीलैंड, इजिप्ट। तो इन जैसे देशों से भी यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है वो आए थे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1500 के अप्रॉक्सीमेट जो थे यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ईला भट्ट हु पास्ट अवे, ईला भट्ट जो है जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, वो किस फील्ड से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो देखिए ईला भट्ट की जब हम बात करते हैं तो इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, वो है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्डी है ये। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी है ये, अवार्डी है।
एंड ये जो बेसिकली हैं ये एक सोशल वर्कर हैं या कह लीजिए सोशल सर्विस से संबंधित हैं, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी जिसे कहा जाता है सॉरी सेवा। अब देखिए सेवा क्या है, यहाँ पर सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा का मतलब है, फुल फॉर्म है ये, इसकी स्थापना करी थी। और बेसिकली ये बाय प्रोफेशन जो है ईला भट्ट ये एक लॉयर थी, लॉयर, ठीक है, शी इज वॉज अ लॉयर, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट की तरह ये काम करती थी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करती थी। और साथ ही देखिए ये फाउंडर तो थी सेवा की, बट साथ में इन्होंने एक को फाउंडर भी थी, जिसका नाम था, एक एसोसिएशन था जो कि उसका नाम था वर्ल्ड बैंकिंग, बेसिकली वर्ल्ड बैंकिंग जो 1973 में ओपन हुआ था, जिसका काम था देखिए इसका नाम था बेसिकली वर्ल्ड नॉट वर्ल्ड, दैट इज द वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग, ठीक है। तो इसकी भी ये को फाउंडर मेंबर थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको क्या करना है, पुअर वुमेन्स को क्या करनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ईला भट्ट नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे। चलिए फिर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है वो किस फील्ड से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये अनाउंस किया गया था सेंट्रल मिनिस्टर जो है आपके जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अनाउंस किया गया था। इनके पास कौन सा विभाग है, ये विभाग है इनके पास साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। और ये अवार्ड बेसिकली जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं उनके नाम पर ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। देखिए उड़ीसा एक राज्य है, ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है कि 16 चिल्ड्रन फ्रेंडली जो है वो पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनका नाम रखा गया है संपर्क हेल्प डेस्क के नाम से ये रखा गया है। तो सॉरी संपर्क हेल्प डेस्क जो है वो बनाए जाएंगे, और भी 15 बनाने की योजना है, बट अभी इन्होंने इतने ही मतलब फिलहाल इतनों का ही अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो नवीन पटनायक उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, दैट इज द महानदी बहती है, महानदी, ठीक है। तो महानदी के ऊपर कौन सा डैम है, वो बना है हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के अंदर आपको कोणार्क सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, लिंगराज टेम्पल मिलेगा, ठीक है। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वो भी बेसिकली जो टेम्पल सिटी भी कहा जाए तो वो भी पुरी भुवनेश्वर, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। बालासोर एक सी पोर्ट है, बेसिकली आपको वो भी देखने को यहाँ मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, देखिए उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। ये भी इतना इजी है बट समटाइम्स इट में भी आज, तो मैं आपके साथ बता देता हूँ। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, भोपाल और इंदौर, है ना। तो और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। देखिए एमपी की बात करें तो एमपी फेमस होता है बेसिकली आपके नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। तो नेशनल पार्क के लिए एमपी क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाका है एक तरीके से, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं आपके एमपी के अंदर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और गुजरात जो है आपका गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लॉयन के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज द दुधवा नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश एक और दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जो लास्ट बर्थ है, सॉरी जो डेथ हुई थी उनकी, ठीक है, तो वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर के अंदर हुई थी। वो भी कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट
रिलीज बाय द UNHRC, ठीक है, UNHRC के द्वारा जो रिपोर्ट एक नॉट HRC, दैट इज UNHCR। अब देखिए यहाँ पर जो UNHCR है ये क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, सॉरी नॉट ह्यूमन, दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 2022 में, उसमें ये कहा गया कि कौन से देश ने सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज को अपने देश में शरण दी है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आता है टर्की का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। लगभग यहाँ पर 1.6 मिलियन लोगों को यहाँ पर रिफ्यूजीज की तरह यहाँ पर सेटल किया गया है, सेटल हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल को कहा जाता है अंगोरा, ठीक है। एंड तुर्किश लियारा इज द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम बात कर रहे थे जिनेवा की, तो जिनेवा के अंदर इसके हेडक्वार्टर, जिनेवा के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज के हेडक्वार्टर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, दैट इज द एक है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा में मिलेगा। UNCTAD इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिलेगा, IUCN का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, और यहाँ पर जो करेंसी है वो आपकी यूज होती है यूरो। इमैनुअल मैक्रॉन आपके यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के। और फ्रांस से ही हमने क्या लिया है, जो हमारे राफेल फाइटर जेट्स हैं वो हमने कहाँ से खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदे हैं, ठीक है। फ्रांस में कहाँ से, फ्रांस की जो एक कंपनी है डसॉल्ट, ठीक है, तो वहाँ से हमने जो 36 फाइटर जेट्स हैं आपके राफेल के, वो हमने यहाँ से खरीदे हैं। Which among the following countries has won FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स का वो जीता है स्पेन ने, स्पेन ने जीता है 1-0 से ये मुकाबला। और इसने किसको हराया है, इसने हराया है कंबोडिया को, ठीक है, सो नॉट कंबोडिया, दैट इज कोलंबिया को, इसने हराया है कोलंबिया को, ठीक है, कोलंबिया को हरा के ये जीता है। और ये मैच हुआ कहाँ था, बेसिकली ये मैच हुआ था इंडिया के अंदर, और YD पाटिल स्टेडियम जो है आपका, YD पाटिल स्टेडियम, ये आपका कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपको ये YD पाटिल स्टेडियम है, वहाँ पर ये मैच हुआ था जिसमें स्पेन जीता है 1-0 की बढ़त के साथ में कोलंबिया को हराकर, ठीक है। और स्पेन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल है यहाँ की स्पेन की, दैट विल बी द मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड इज द कैपिटल एंड यूरो इज द करेंसी। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में साउथ कैरोलिना, दैट इज साउथ कैरोलिना इज द कैपिटल एंड द पीसो इज द करेंसी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया की जो कैपिटल है दैट इज द अबुजा इज द कैपिटल एंड द नाइजीरियन नियारा दैट इज द करेंसी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज वॉन द स्कॉच अवार्ड। देखिए स्कॉच अवार्ड जो है वो किस देश ने जीता है इन द वुमेन्स एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर द पॉपुलर लक्ष्मीर भंडार स्कीम के तहत। तो ये स्टेट है आपका, कोलकाता ने जीता है, कोलकाता दैट मीन्स वेस्ट बंगाल ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल तो आपको पता ही है कोलकाता है, कर्नाटक है कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु, ठीक, वेस्ट बंगाल की CM कौन है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और कर्नाटक की जो CM है वो है बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई कौन है यहाँ पर, कैपिटल है, सॉरी CM है यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल। बिहार के CM है आपके नीतीश कुमार, और यहाँ पर जो कैपिटल है दैट इज द पटना इज द कैपिटल, पटना सिटी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पर आई थिंक। ओके,
दिस इन क्वेश्चन में पूछा गया है रंग राजन गांव। ये जो रंग राजन गांव है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको पुणे के पास मिलेगा, नियर पूना। पूना महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, उसके पास में ये गांव है। तो वहाँ पर ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC, ठीक है, ये सेटअप हुई है। ये किस स्टेट में? देखिए अभी हमने बात कर ली पूना के अंदर है, तो डेफिनेटली कहाँ चला जाता है आपका? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, ये जो आपका है ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसको अप्रूव किसने किया था? उस एजेंसी का नाम भी पूछा जा सकता है। अप्रूवल दिया है इसको महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, MIDC ने, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने अप्रूवल दिया है इस परियोजना को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जल्दी मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ जो आपके अभी तक के एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।